जवान पुलवामा में शहीद नहीं होते। 400 केजी आरडीएक्स कहां से आता, इसका भी खुलासा होता कि उसका गुनाहगार कौन था। उस पे चुनाव लड़ा जा सकता है, उसे मुद्दा बनाया जा सकता है, उसके नाम पे, पुलवामा के नाम पे वोट पड़ेगा क्या, ऐसा करके हमारे प्रधानमंत्री जी वोट मांग सकते हैं। मित्रों देखिए, पहन करके मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ये वर्दी पहन करके आतंकवादी बन रहा हूं। मैं ये वर्दी पहन के देश की सेना के लिए, अभी आज भी देश की सेना को बचाने 100 मीटर रेस क्लियर किया था। एक्सीलेंट दौड़ के आया था, और एक्सीलेंट जब दौड़ के आया था उसके बाद ग्राउंड पे मेडिकल, फिजिकल जो सारी चीजें होती हैं वो सारा हमने क्लियर किया था। उसके बाद मेरी हत्याएं कराने की कोशिश की गई। मैं कह रहा हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आप जांच करा दीजिए मेरे पास, मैं आपको वीडियो दूंगा, आप उसमें चलाइएगा। एक तरफ अधिकारी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं, और 6 जवान हमारे घर तक आते हैं, हमारे मार्केट में आते हैं, छुप करके मुझे मरवाने की कोशिश। उनकी सेवा क्यों नहीं कर रहा, उनकी सुरक्षा में क्यों नहीं लग रहा 4 साल वाला? उनके लिए तो एक ट्रेंड सोल्जर चाहिए, एक एनएसजी कमांडो चाहिए, एक सबसे उन सेनाओं में से जो निचोड़ करके जो टॉप 10 में, टॉप 100 में आ रहा होगा, वो चाहिए प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी। अग्निवीर पे देश के लोगों से मैं जानना चाहता हूं, वैसे देश के लोगों को सब कुछ पता है कि इस पे कहीं कभी कोई डिबेट नहीं हुई, किस तरीके से अचानक से अग्निवीर लाया गया। देश की सुरक्षा जो भारतीय सेना थी, जिसके इतने जलवे थे, इतने मतलब जिसके नाम से दुश्मन देश कांपता था, इससे क्या कमी आ गई ऐसा, उसमें उसकी सेवा में ऐसी कौन सी कमियां आ गई जिसकी वजह से। नमस्कार, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हूँ, और जौनपुर में मैं ऐसे व्यक्ति के साथ हूँ जिनको आप देख रहे हैं वर्दी में, कि आज जरूरत पड़ गई वर्दी पहन करके और गले में एक तख्ता लटका करके और मीडिया के सामने आकर के कुछ बोलने की। आर्मी, देश का जवान, जिस दिन देश का जवान फील्ड में उतर करके गांव-गांव घूम करके मीडिया में बोलने लगेगा, उस दिन देश कहां जाएगा मित्रों, आप सोच समझ सकते हैं। जवान सरहद पर अपने प्राण को हथेली में लेकर के और हम लोगों को बचाता है, अपने पूरे जिंदगी को निछावर करने के लिए तैयार रहता है एक इशारे पर। हमारे साथ वैसे ही नौजवान है जिनका नाम हरिंदर यादव जी है, और हरिंदर यादव जी आज हम लोग से मिल चुके हैं। मैं इनसे कुछ फौज के बारे में और आप इनके बारे में मैं जानना चाहूंगा, और देश कहां जा रहा है उसके बारे में जानना चाहूंगा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार, नमस्कार सर, जय हिंद। क्या नाम है आपका? वही जो आप अभी नाम ले रहे थे, हरिंदर फौजी जी। आप कहाँ से भर्ती हुए? यही बनारस बीआरओ से। कब, किस सन में भर्ती हुए? 2015 में। 2015 में। कहाँ कहाँ अब तक आप ड्यूटी कर चुके हैं? मैं पहले तो ट्रेनिंग, जो बेसिक ट्रेनिंग हुई, बेसिक ट्रेनिंग किया, फिर उसके बाद ट्रेड ट्रेनिंग किया, उसके बाद चाइना बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश रहा, फिर उसके बाद राजस्थान जोधपुर में रहा। हरिंदर भाई, क्या ऐसा माहौल आपके साथ और क्या ऐसी परिस्थिति आ गई कि आपको गले में तख्ती लटका करके और कटोरा हाथ में? मित्रों मैं बता दूं कि देखिए, कटोरा है और ढेर सारे दस्तावेज हैं, कागजात हैं, देखिए, और अनेक प्रकार के कागजात हैं जिसको मैं पढ़कर नहीं सुना सकता। इसको आप देख सकते हैं और मैं लेयर में चला दूंगा। और कटोरा भी है। अगर देश का फौजी कटोरा लेकर के और दर दर ठोकर खाएगा और दर दर गांव गांव घूम करके कटोरा लेकर भीख मांगेगा, जिस कटोरे पर आपने देखना है न्याय की भीख दो, क्या ऐसा माहौल पैदा हो गया कि आर्मी के लोग सबको बचाते हैं, आर्मी के लोग अपने जान को, अपने प्राण को हथेली पर लेकर के हमारा रक्षा करते हैं, हमारे देश के लिए रक्षक बनते हैं। लेकिन आज आर्मी का नौजवान कटोरा लेकर के गांव गांव घूम रहा है, मीडिया में गुहार लगा रहा है, बचाओ। किसको बचाओ? देश के बचाओ, देश को बचाओ। आर्मी वहां भी बचाती है, और आज देख लीजिए, आज गांव गांव घूम करके ये लोग बचाने का प्रयास कर रहे हैं, मीडिया में अपना संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। हरिंदर भाई, क्या स्थिति आ गई कि आपको ये सब करना पड़ा? बस यही देश की, जो आप कह रहे हैं कि जो वही फौजी जो अपना कुबा लेकर के जाता है कि हम देश की हिफाजत करेंगे, देश की सरहद की हिफाजत करेंगे, अपने लोगों की, अपने मुल्क के लोगों की हिफाजत करेंगे, बस वही हिफाजत करने की, उससे मैं किसी से ना नौकरी मांग रहा हूँ, ना किसी से मैं पैसा मांग रहा हूँ। बस यही कह रहा हूँ कि आज भारतीय सेना के साथ खिलवाड़ किया जा रहा, देश की सुरक्षा को बेचा जा रहा। देश की सुरक्षा जो भारतीय सेना थी, जिसके इतने जलवे थे, इतने मतलब जिसके नाम से दुश्मन देश कांपता था, इससे क्या कमी आ गई ऐसा, उसमें उसकी सेवा में ऐसी कौन सी कमियां आ गई जिसकी वजह से उसे बेचा जा रहा है, जिसे आज अग्निवीर बनाया जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि अग्निवीर पे देश के लोगों से मैं जानना चाहता हूं, वैसे देश के लोगों को सब कुछ पता है कि इस पे कहीं कभी कोई डिबेट नहीं हुई, किस तरीके से अचानक से अग्निवीर लाया गया और अग्निवीर ला करके उसे थोप दिया गया
देश के युवाओं पे थोप दिया गया। और मैं तमाम, जैसे आपने कहा ना कि गांव गांव भटक रहे हैं, शहर शहर भटक रहे हैं, मैं तमाम ग्राउंड पे जा रहा हूं जहां पे लोग जो दौड़ते थे, जो देश सेवा करने के लिए जो जाना चाहते थे, आज लोगों की मनोबल टूट गए। आज ग्राउंड खाली पड़े हुए, लोग दौड़ना छोड़ दिए। लेकिन अब यही होता है कि फिर भी इतने लोग भारतीय सेना में कैसे आ रहे हैं जब ग्राउंड खाली हैं। तो यही है कि 140 करोड़ देशवासी, 140 करोड़ लोग हैं, वहां पे इतने युवा हैं, जो कि भारत आज सबसे ज्यादा युवाओं की अगर संख्या देखी जाए तो भारत में है। तो इतने युवा हैं, फिर भी वो जाते हैं। लेकिन लोगों को पता नहीं होता है इस तरीके से इतना देश की सेवा करने का इतना जुनून, इतना जज्बा होता है, जिसकी वजह से वो भारतीय सेना में आज भी जा रहे हैं, आज भी जा रहे हैं। क्या वजह है कि 4 साल की नौकरी कर दी गई और 4 साल के बाद लड़के जाने के लिए तैयार नहीं है? क्या वजह है इसमें? नहीं तो 4 साल की नौकरी कर दी गई, ये तो नरेंद्र मोदी महोदय जी बता सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री महोदय जी, देश के रक्षा मंत्री महोदय जी बता सकते हैं। ये तो बता रहे हैं कि 4 साल की नौकरी हो गई, 4 साल लोग जाकर बॉर्डर की सेवा करेंगे, जनता की सेवा करेंगे, उसके बाद आएंगे, कुछ गांव घर में भी अपना सेवा कर लेंगे। तो उससे क्या आपको तकलीफ है? यही मेरे को तकलीफ नहीं है जी। यही मैं तकलीफ ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो 4 साल की सेवा, देश की सेवा करने के लिए जो 4 साल का जा रहा है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि वो 4 साल वाला उनकी सेवा क्यों नहीं कर रहा, उनकी सुरक्षा में क्यों नहीं लग रहा 4 साल वाला? उनके लिए तो एक ट्रेंड सोल्जर चाहिए, एक एनएसजी कमांडो चाहिए, एक सबसे उन सेनाओं में से जो निचोड़ करके जो टॉप 10 में, टॉप 100 में आ रहा होगा, वो चाहिए प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के लिए, वो चाहिए रक्षा मंत्री की सिक्योरिटी के लिए। और देश की सुरक्षा के लिए केवल 4 साल वाला, वो भी 1 साल की, जिसकी केवल ट्रेनिंग होगी, जिसकी 1 साल की सिखलाई होगी। तो ये तो मैं वही पूछना चाह रहा हूँ ना। और दूसरी बात, जब अग्निवीर इतनी अच्छी स्कीम है, तो कोई नेता का, कोई रक्षा मंत्री महोदय का, या कोई भी अधिकारी का, बड़े बड़े अधिकारी का बेटा क्यों अग्निवीर नहीं बन रहा? क्यों देश की सेवा करने के लिए नहीं जा रहा? देश की सेवा, सबसे अच्छी देश सेवा तो यही है ना, भारतीय सेना में जाओ और देश की सेवा करो, सबसे अच्छी देश सेवा ये है। लेकिन यहाँ पे नहीं जाएगा, वो नेता बन करके देश की सेवा करेगा, वो मंत्री बन करके, वो विधायक बन करके करेगा। तो इसीलिए मैं देश के लोगों को बचाने के लिए, देश की सुरक्षा को बचाने के लिए लोगों तक जा रहा हूं, और कि यही कह रहा हूं कि जो ऑलरेडी अगर कोई हिफाजत करने वाला होता हिंदुस्तान में, भारतीय सेना को अगर कोई बचाने वाला होता, तो आज देश की सुरक्षा के साथ इस तरीके से मजाक नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर देश की सुरक्षा को बचाने वाले अगर लोग होते, तो आज ये खाली राजनीति अगर नहीं करते, 40 जवान पुलवामा में शहीद नहीं होते, 400 kg RDX कहां से आता, इसका भी खुलासा होता कि उसका गुनाहगार कौन था, उस पे चुनाव लड़ा जा सकता है, उसे मुद्दा बनाया जा सकता है, उसके नाम पे, पुलवामा के नाम पे वोट पड़ेगा क्या, ऐसा करके हमारे प्रधानमंत्री जी वोट मांग सकते हैं। तो क्या उसके गुनाहगारों की लिस्ट उनकी कैसे, किस तरीके से 400 kg RDX आ जा रहा? वही जो हिंदुस्तान की हिफाजत करता, उसके ऊपर 400 kg RDX आ जाता है, वो अपनी हिफाजत नहीं कर पा रहा। तो आप सोचिए कि आज देश का माहौल ऐसा है, ऐसा हम लोगों को कमजोर किया जा रहा है कि हम हिंदुस्तान की हिफाजत करने में कमजोर हो रहे हैं। जब हम अपनी हिफाजत नहीं कर पाएंगे, तो हम किस तरीके से हिंदुस्तान की हिफाजत करेंगे? यही चीजें मैं देश के सामने रखना चाहता हूं, देश के लोगों को बताना चाहता हूं। मैं किसी से नौकरी नहीं मांग रहा हूं सरकार, मैं किसी से कटोरा लेकर के नौकरी नहीं मांग रहा हूं, किसी से रुपया पैसा नहीं मांग रहा हूं। बस यही मांग रहा हूं कि देश की सुरक्षा को बचा लो, और देश के जवानों की जो हत्याएं कराई जा रही, उन हत्याओं को रोको। क्योंकि अगर हिंदुस्तान की हिफाजत करने वाला अगर सेफ नहीं होगा, तो हिंदुस्तान की हिफाजत कौन करेगा? कैसे आप साबित कर रहे हैं कि नौजवानों के, देश के नौजवानों की हत्या कराई जा रही है? मेरे साथ खुद मेरी हत्याएं कराने की कोशिश की गई। मैं कह रहा हूं, इसीलिए तो कह रहा हूं कि आप जांच करा दीजिए मेरे पास, मैं आपको वीडियो दूंगा, आप उसमें चलाइएगा। एक तरफ अधिकारी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं, और 6 जवान हमारे घर तक आते हैं, हमारे मार्केट में आते हैं, छुप करके मुझे मरवाने की कोशिश की जाती है। और जब मैं अधिकारियों से बात करता हूं, तो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं, जो हमारी कमांडिंग अफसर होती कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। क्या फौज के लोग आए थे? बिल्कुल, आपको मारने के लिए? हाँ, वहां से अब मरवाने की। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि उसकी चीजों की जब मैं लगातार जब शिकायत करता हूँ, सबको कहता हूँ, फिर एप्लीकेशन लिखता हूँ, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल महोदय जी का रिप्लाई आता है कि आपके प्रदेश का मामला है। कम से कम मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया, आभार प्रकट करता हूँ कि कम से कम उन्होंने रिप्लाई किया, जो कि मैंने सबको लिखा था, कम से कम 12-15 लोगों को मैंने लेटर लिखा था। कोई जवाब नहीं दिया, मात्र केजरीवाल जी ने दिया। लेकिन फिर भी उनसे भी एक मेरा शिकायत और शिकवा है कि सर, जो सरहद पे जो जवान खड़ा होता है, वो किसी प्रदेश का नहीं होता है, वो देश का होता है। आवाज उठानी चाहिए, आपको भी उसकी संज्ञान लेना चाहिए।
और उस चीज़ पे आपको भी आवाज़ उठानी चाहिए थी, लेकिन कम से कम आपने जवाब दिया और आपने ये कहा कि हम प्रदेश के, आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय के पोर्टल आईडी पे इन चीज़ों को अपडेट कर दे रहे हैं, सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। आपने इतना किया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया प्रदान करता हूँ, अदा करता हूँ। और इस तरीके से मैं कह रहा हूँ। और वही नहीं, आप ये बता दीजिए कि जो पुलवामा में जो 400 केजी RDX आया था, जो 40 जवान जो शहीद हुए थे, उसमें कितने अधिकारी थे? क्यों जवानों के साथ क्यों हो रहा है? और जो अभी अभी JNK का एक लड़का था, JNK का एक लड़का था, अमित सिंह नाम था जी। उसके साथ उसके घर वाले लगातार कहते रह गए, लगातार जांच की मांग करते रह गए, उसकी हत्याएं कराई गई। और तमाम मेरे वीडियो के उसमें कमेंट तमाम आ रहे हैं। तो ये तमाम अभी हम वहां पे देख रहे हैं लोगों के साथ किस तरीके से। आप केवल एक HK यादव नहीं कह रहा, आप अभी फौज में कार्यरत हैं या कि? यही तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि मुझे कोई कागजात नहीं दिया जा रहा, मुझे कहा जा रहा है कि आप सेना के अंदर नहीं रह सकते, आप सेवा, देश की सेवा क्यों? नहीं कर सकते। कुछ तो कमी सेना निकाल करके आपको निकाली होगी। तो वही तो मैं पूछना चाहता हूं कि वो कागजात तो दे दो, किस कागजात, किस कमी के तहत आप निकाल रहे हो? ना मेरी कोई रेड एंट्री, ना कोई मेरी ब्लैक एंट्री, मुझे उल्टा प्रशंसा पत्र आप दे रहे हो। तो मैं वही पूछना चाह रहा हूं कि आप किस नियम के तहत, किस कानून के तहत, जब मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग इस तरीके से जवानों का शोषण कर रहे हैं, इस तरीके से आप बड्डी सिस्टम के तहत जवानों का शोषण कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, जो सेना, जो हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए, हिंदुस्तान के लोगों के टैक्स के पैसे पे जो जिसे सैलरी मिलती है, जो हिंदुस्तान की हिफाजत करता है, उन्हें आप अपने घरों में नौकरों के जैसे आप काम करवा रहे हैं। जो देश की सेवा करने के लिए आता है, उसे आप अपने घरों का बक्सा उठवा रहे हैं, आप अपने रिलेटिव के घरों में भेज रहे हैं काम कराने के लिए, आप मजदूर बना करके उनको रख दिए। तो इसकी जांच के लिए जब मैं लगातार कह रहा हूं, तो आप किस तरीके से, किस चीज पे, किस मतलब कौन सी कार्रवाई करके आप मुझे निकाल रहे हैं? उसी चीज की मैं कह रहा हूं कि तो वीडियो आइडियोग्राफी करा दीजिए, कि तो इसकी रक्षा मंत्री महोदय जांच करा दीजिए। देश की सेना के साथ इस तरीके से खिलवाड़ मत करिए ना, बस यही जांच। किस कोर में हैं आप? मैं सिग्नल कोर में हूँ। ये बताइए कि आपको निकाल दिया जाता है, फिर भी आप वर्दी में हैं, इसके लिए कुछ? तो इसके लिए अगर मैं गलत हूँ, वर्दी में हूँ, आप ये वर्दी सर किसी के बाप की नहीं थी, ना ही किसी के बाप ने ऐसे लाके दहेज में दे दिया था कि लीजिए भैया हम आपको दहेज दे रहे हैं। किसी ने नहीं पहनाई थी। देश की सेवा करने का जज्बा था, जुनून था। 1600 मीटर रेस क्लियर किया था, एक्सीलेंट दौड़ के आया था। और एक्सीलेंट जब दौड़ के आया था, उसके बाद ग्राउंड पे मेडिकल, फिजिकल जो सारी चीजें होती हैं, वो सारा हमने क्लियर किया था। उसके बाद ये वर्दी पहनी है। मित्रों देखिए, पहन करके मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ये वर्दी पहन करके आतंकवादी बन रहा हूं। मैं ये वर्दी पहन के देश की सेना के लिए, अभी आज भी देश की सेना को बचाने के लिए लड़ रहा हूं। और इस वर्दी से इतना प्यार है, इसीलिए इसे अपने जिस्म पर धारण किया। अगर आपको जिस कपड़े से प्यार ना हो, जिस कपड़े से आपको घिन आ रही हो, घृणा हो, आप उस कपड़े को अपने बदन पे डाल के दिखा दीजिए। तो हमें इस वर्दी से भी आज भी प्यार है, इसलिए हम इस वर्दी को अपने बदन पर डाल करके, और आज भी हम घूम रहे हैं। आज भी लोगों से न्याय की भीख मांग रहे हैं कि अगर जांच हो, रक्षा मंत्री महोदय जी, अगर हम गलत हैं तो आप हमारे साथ कार्रवाई करें, और नहीं तो अगर इन चीजों की जांच करें, देश की सुरक्षा को बचाया जाए। प्रदेश के कोई नेता, कोई सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जिला पंचायत या DM, SP कोई आपको टेलीफोन किया? नहीं, किसी ने टेलीफोन नहीं किया। और जो प्रदेश की तो आप बात कर रहे हैं, मैं देश के किसी नेता, मंत्री, विधायक, सांसद को छोड़ा नहीं हूं। जिसको मैंने जान गया कि ये हिंदुस्तान के सबसे कर्णधार, सबसे तेज तर्राक नेता हैं, मैं उनके पास पहुंच गया कि सर इस तरीके से भारतीय सेना के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, सामने लीडर ऑफ अपोजिशन और सामने राजनाथ सिंह महोदय। तो मैं किसी को छोड़ा नहीं। जिसको मैंने सोचा कि ये सबसे कर्णधार नेता हैं और सबसे तेज तर्राक नेता हैं, ये देश को गुमराह नहीं कर रहे हैं, मैं उनके पास गया कि सर भारतीय सेना के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप जब राहुल गांधी के यहाँ गए तो राहुल गांधी आपको क्या कहे उस समय? उस समय पे तो यही कहे कि ठीक है, हम सुनेंगे, हम आपकी बात को सुनेंगे, हम सेना की बात को करेंगे, लेकिन हम बाद में देखेंगे। अब बाद में वहां पे लाइव चीजें चल रही थी, शायद इसलिए बाद में अब कहना, क्योंकि लाइव में अब जनता देख रही है, सब लोग देख रहे हैं। तो अब हमें तो नेता के लोगों की बातें पता नहीं, हम नेता तो हैं नहीं कि हम नेता की अंदर की बातें जानते हो, किस तरीके से लोगों के साथ क्या, किस तरीके से पॉलिटिक्स करते हैं, क्या करते हैं। हमने भी उनका स्वीकार किया कि ठीक है सर, हम बाद में बात कर लेंगे, आप जब करोगे। लेकिन बाद में अभी आज तक तो हमारी बात नहीं हुई। अखिलेश यादव से भी आपसे बात हुई थी? हमारी सबसे, कह तो रहा हूँ, अखिलेश यादव जी से बात हुई, राहुल गांधी जी से बात हुई, रक्षा मंत्री महोदय जी के पास भी गया, वहाँ पे भी उनको भी दिया। और उसके बाद अपने मुख्यमंत्री महोदय जी के भी जनता दरबार में जा करके वहाँ पे भी अपने पत्र लेटर दे करके आए।
तमाम हम किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। कह तो रहे हैं कोई संज्ञान नहीं लिया। कोई संज्ञान नहीं, कोई जवाब नहीं, बस ऐसे घूमते रहो हाथ में कटोरा लेकर के लोगों के पास। आप जैसे कुछ पत्रकार महोदय जो मिल जा रहे हैं, जिसके अंदर कुबा हो, जिसके अंदर गर्स हो, वो चला दे रहा है, जिसके अंदर नहीं है वो ले जाके इस चीज को एक आध दिन शायद चला दे, और फिर बाद में कोई ऊपर से अगर दबाव आ गया तो फिर उसको दबा दे रहा है, फिर उसको डिलीट कर दे रहा है या हटा दे रहा है। ये तो हमारे देश की हकीकत है। ये हमारे जो आज़ाद भारत है, जिसे कहते हैं आज़ाद भारत, उस आज़ाद भारत की ये सच्चाई है कि किस तरीके से गुलाम भारत बना हुआ है, कि वहाँ पे कोई सत्य को दिखाने वाला नहीं है, सत्य को कोई बताने वाला नहीं है, सत्य की कोई आवाज़ को उठाने वाला नहीं है। मित्रों, एक फौजी जवान जब अपनी बात को कहता है तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारे देश के सबसे बड़ा नेता दाढ़ी बाबा, जो आज प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बहुत बढ़िया से विराजमान है, उनको भी समझ में, उनकी भी अकल नहीं काम आ रही है। दूसरे नंबर पर हमारे देश के नेता हैं राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी से हरकेश यादव फौजी ने मिला था और लाइव मिला था। उसके बाद राहुल जी ने इनको कहा कि चलिए मैं देखूंगा। अखिलेश जी, आप इस प्रदेश के बहुत अच्छे नेता हैं और आप बाइट में और ललकार करके आज से 2-1 दिन पहले कह रहे थे कि देश के दूसरे नंबर पर जो पार्टी है हमारी पार्टी है। क्या अभी अगर कोई हत्या हो जाती, आपका सांसद, आपका विधायक राजनीति का रोटी बेल देता, तो वहां आकर के आपके पार्टी के लोग ताता लगा देते। लेकिन ये फौजी आपके ही जौनपुर का फौजी है, आपके ही उत्तर प्रदेश का फौजी है। ये फौजी भटक करके एक न्याय का भीख मांग रहा है, आपको सुनाई नहीं दे रहा है। कब सुनेंगे? कब तक आपकी कान और आंख खुलेगी? राजनीति तो एक बेचारा वोट नहीं दे पाएगा, मंच पर चढ़ करके झूठ बोल नहीं पाएगा। जब भी मंच पर चढ़ेगा तो सीधा सीधी बात कहेगा, क्योंकि इसके रग में एक फौज का ब्लड दौड़ रहा है। इसलिए आप इनका न्याय नहीं कराइएगा। कह दीजिएगा कि मेरी सरकार आएगी तो मैं देखूंगा। तब तक ये बेचारा थक जाएगा, थक करके नर्वस होकर के रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद आप खोज भी नहीं पाओगे। अखिलेश यादव जी, अगर आप मेरी वीडियो को किसी हालत में आपके पास चली जाए तो हरेंद्र यादव की आवाज को आप आवाज बनिए, आवाज बन करके इस फौजी की आवाज को उठाइए, देश के पटल पर रखिए। आप एक देश के संविधान के रक्षक हैं। आप देश के उस संविधान में, उस न्यायालय में बैठते हैं जहां देश की आवाज उठाई जाती है। उसको उठाइए, उठाइएगा तभी न्याय मिलेगा, नहीं तो फौजी दौड़ता रह जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। और फौज के लोग वास्तव में 1.5 फुटवा है मित्र, बहुत फौज के लोग मारे गए। आज ये बलिया में भी एक ब्रिगेडियर फौजी, उनको भी पीट करके एक दरोगा लथार के मारा, लेकिन फौज के लोगों का कान सुनाई नहीं दिया, अंधे हो गए हैं फौज के लोग। उसी तरह ये नौजवान तख्ती टांग करके घूम रहा है। कब तक न्याय दिलाइएगा? अगर किस कोर में थे आप? 12 कोर, अरे सिग्नल कोर में। सिग्नल कोर में थे। सिग्नल कोर में थे और आपको पर्सनली किसी अधिकारी को क्यों लगाया जाता था? कि हमें ही नहीं लगाया जाता, भारतीय सेना के तमाम जवानों को लगाया जा रहा है। वही तो कह रहे हैं कि भारतीय सेना को दीमक के जैसे अधिकारी खोखला कर रहे हैं। जैसे दीमक चीजों को, पेड़ों को या किसी चीज में लग जाता है तो उसकी जड़ों को काट के खोखला कर देता है, उसी तरीके से भारतीय सेना के जवानों की जो सिखलाई होती है, उस सिखलाई को न करा करके आप अगर इस तरीके से उस जवानों को अपने घरों में, किसी अपने रिलेटिव के घरों में, ऐसे अगर उस चीज़ों को अगर यूज करोगे तो जो उसका प्रशिक्षण है, जो सिखलाई, जब वो नहीं हुआ रहेगा तो जिस दिन युद्ध लगेगा, जिस दिन लड़ाई लगेगी, उस दिन वो क्या कहेगा कि मैं तो अधिकारी के घर में ड्यूटी नौकरी करता था सर, मुझे पता नहीं कि युद्ध कैसे लड़ा जाता है। अगर यही चीज़ें अगर सही हैं, अगर हमारे मुख्यमंत्री महोदय, अरे रक्षा मंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय को अच्छी लग रही, तो फिर क्या ज़रूरत है भारतीय सेना की? वो अग्निवीर भी मत लाइए और यहीं से उठाइएगा युवाओं को, ले जाके सीधा सरहद पे खड़ा कर दीजिएगा, बोलिएगा आज युद्ध लग गया है और आज आप लोगों को लड़ना ही पड़ेगा।